हेलो डियर लर्नर्स। तो आज के वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के पेपर जो कि 1 मई 2025 को हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो जितने भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए ये आंसर की जैसा वीडियो है, वो इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और जितने भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है या फिर जिनके भी पेपर का नाम केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स है, ये जो मैंने लिख रखा है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स है, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चंस भी यही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज। तो सिग्मा स्टार का तो पाई स्टार से ज़्यादा ही होता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो हिंदी में क्वेश्चन है इनको जो भी हिंदी से देखते हैं अपना आंसर वो लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। मैं इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शंस तो वही हैं, आंसर भी वही होगा, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक जो होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो CO में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। एंड CN माइनस में कार्बन में 6, नाइट्रोजन 7 माइनस है तो एक 8 लिया है तो 8 6 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के लिए देखें तो 7 होते हैं, 2 हैं तो इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। एंड O2 प्लस में जो होता है वो 15 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CnNN2 जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CO के, तो बोथ A एंड B जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 के पावर -2 हैव द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इनको हमको अरेंज करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले 10 से 18 तक लिख लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके नीचे हम लिखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, फिर वापस चलेंगे 2.5, 2, 1.5, 1। अब इसकी सहायता से हम अपना आंसर करेंगे। तो O2 में हैं हमारे 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, यानी कि O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो गया 2। O2 प्लस में जो है 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5, तो O2 प्लस का हो गया 2.5। O2 माइनस के लिए देखें तो 16 1 17, तो 17 के लिए जो है वो 1.5 है, तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। एंड O2 माइनस 2 यानी 18 के लिए है 1, यानी सबसे ज़्यादा जो है 2.5 यानी O2 प्लस का है। तो ये तो O2 से शुरू है, एकदम गलत है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 माइनस 2 इसका तो सबसे कम है 1 है। एंड O2 पे ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। देख भी लेते हैं, O2 पे प्लस का जो है वो 2.5 था, है ना, 2.5, और O2 का जो था O2 का 1.5 था। एंड O2 माइनस जो था O2 पे माइनस उसका जो है वो कितना है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। जो O2 का है वो हमने लिखा है 2, वो 2 है। एंड O2 माइनस का जो है वो है 1.5, एंड जो O2 पे पावर -2 है वो है 1। तो ऑप्शन नंबर डी टोटली सेटिस्फाई है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है 0 बॉन्ड ऑर्डर। तो N2 प्लस O2 ऊपर की तरह निकाल लेंगे तो जो Ne2 आएगा नियॉन का, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
द मॉलिक्यूल विच इज IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव। हम जानते हैं कि IR इनएक्टिव जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे H2N2, ये सभी जो होते हैं IR इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन IR इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो बेसिकली 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसके अप्रॉक्स में जो है वो 700 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमको कॉपर 29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, एकदम बेसिक सी चीज़ है। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3D में जाता है 3D10 एंड 4s1। इसको काउंट करेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 29। चूँकि 3D में जो है 4s से पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 3D10 4s1, इसलिए 4s2 3D9 नहीं होगा इसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ही है इसका, और बाकी सब तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ये तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है वो कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, तो इसका डी ही होगा। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, L बराबर 3 के लिए टोटल वैल्यू ऑफ M क्या होगा। जो M की वैल्यू होती है वो 2L+1 होता है। L की जगह पे जब 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 3 जा 6 + 1 जो होगा 7 आ जाएगा। ये हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल। तो px ऑर्बिटल अगर हम देखें तो p ऑर्बिटल तो डंबल शेप होता है, इस टाइप का होगा, है ना, जो परपेंडिकुलर होगा z। तो यहाँ पर जो नोड बनाते हुए ये जो प्लेन आएगा वो YZ प्लेन ही होगा, यानी कि केवल एक ही प्लेन मिलेगा। तो द नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो होगा वो 1 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, करेक्ट वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर 2p। तो 2p के लिए हमको n और l, तो n की वैल्यू तो एकदम क्लियर है कि 2 ही है, तो ये a और b तो कैंसिल हो गए। अब p जो होता है वो हम जानते हैं कि 0 1 2 3 S P D F है ना। तो p के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, p के लिए जो है 1 है, तो n बराबर 2 l बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द s ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम आर डिपेंडेंट ऑन साइन थीटा कॉस थीटा, डिपेंडेंट साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो s ऑर्बिटल होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स, एंगल से इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल इज 28, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Ni+2 आयन विल बी। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि जो निकिल है उसका एटॉमिक नंबर है 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो आर्गन 18 तक हो गया, 4s2 एंड 3d8। अब ये बोल रहा है कि Ni+2 के लिए क्या होगा। तो Ni+2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो s से निकलेंगे, न कि 3d8 से। तो जो हमारा अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन 4s0 3d8। तो ये पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो d में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 2 बचे ये अनपेयर्ड रह गए, यानी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 2, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हु एमंग द फॉलोइंग डू यू एसोसिएट विद द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो श्रोडिंगर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई, तो वो जो होता है h/2 अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। तो ये तो एच स्क्वायर लिखा है, ये एल प्लस टू लिख दिया है, एंड यहाँ पे h/2 है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी h/2 अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फॉर ए 4D इलेक्ट्रॉन इज, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4D इलेक्ट्रॉन का। तो 4D इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं कि अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन h/2, अभी ऊपर यही क्वेश्चन भी था, एंड अभी मैंने पीछे एक टेबल बनाया था जिसमें डी के लिए जो वैल्यू थी एल की वो थी 012 यानी 2 थी। तो 2 की वैल्यू जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 + 1 × 3 √6 h/2, तो इसका √6 h/2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर ऑफ नोड्स इन द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेडियल नोड की वैल्यू पूछ रहा है, वो होता है n-l-1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फॉर वेव फंक्शन, तो जब नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इसका आंसर मिलेगा। जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं 0 से 2 यहाँ पे जो दे रखा है साइन ऑफ फाई इसका स्क्वायर डी फाई, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब इसको हल करेंगे तो 1/√2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे ये तो n है, ये n³ है, n⁴ है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैन बी रिटन एज h साइन = E साइन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी आर कॉल्ड, तो जो लोअर एनर्जी होते हैं उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जो हायर के होते हैं उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, मेथड नहीं मैच्ड है ना, हिंदी में सही लिखा हुआ है कि दिखा देते हैं हम, सही मेलित, मेलित यानी मैच्ड, तो मेथड नहीं है ये। रिड्यूस मास, तो हम जानते हैं रिड्यूस मास जो होता है म्यू होता है m1m2 अपान m1 + m2, इसने गलत लिख रखा है ना, तो सबसे पहला ही जो होगा वो गलत हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I ∝ r² होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो I = μr², ये बिल्कुल सही है। एंड ये रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल कांस्टेंट B की वैल्यू भी एकदम सही है। ये बोल रहा है कि इन बॉर्न ओपन हेमर अप्रॉक्सीमेशन, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, फिर वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल, फिर ट्रांसलेशनल, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये है, द बॉन्ड पास डेल लैम्डा ऑफ द स्लिट फंक्शन इज गिवन बाई, तो ये जो होता है डेल लैम्डा वो होता है W/D है ना, विड्थ बटे डिस्पर्सन होता है, तो इसको ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है ये, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन, तो जानते हैं जो ट्रांजिशन होता है वो n पाई स्टार, अच्छा रुकिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी लगता है, फिर n टू सिग्मा स्टार के लिए, फिर पाई टू पाई स्टार के लिए, फिर n टू पाई स्टार के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन इज एसिडिक एक्सोक्रोम, तो OS तो ये
बेस टाइप हो जाएगा OR NH2B। तो NO2 जो है यही एसिडिक एक्सोक्रोम होगा। एक्सोक्रोम बेसिकली जो कलर इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, तो जो विजिबल का होता है हम जानते हैं कि जो यूवी के लिए होता है वो होता है 200 से 400, एंड जो विजिबल के लिए होता है वो होता है 400 से 800। तो ये सिर्फ विजिबल का पूछा है, तो 400 से 800 के अप्रॉक्स में जो है 380 एंड 760 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड एब्जॉर्प्शन जो है 215 नैनोमीटर पर है, तो इसका कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो साइक्लोहेक्सेन जब हम बनाएंगे तो इसमें कहीं पर भी ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही कहीं पर भी लोन पेयर है। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख करके समझ सकते हैं CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये तो मतलब मैंने एनहेक्सेन लिख दिया है समझाने के लिए कि यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है और ना ही लोन पेयर है। तो इसमें केवल सिग्मा 2 सिग्मा स्टार पॉसिबल है, क्योंकि जब पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं यानी पाई बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर नहीं है यानी एंटी बॉन्ड मतलब सॉरी नॉन बॉन्डिंग भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड रूल फॉर द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन ईच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कॉज द लैम्डा मैक्स टू शिफ्ट बाई। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। जो हम जानते हैं कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो +5 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि माइक्रो मतलब 10⁻³ इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो 10⁻⁻6, ये जो होगा इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁹ और इसी को हम बोलते हैं नैनोमीटर, है ना। तो +5 मिली माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 30 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लैम्डा मैक्स वैल्यू इक्वल टू 237। तो यहाँ पे जो है वो हेटेरोइनुलर है ना। ऑप्शन नंबर ए के लिए देखें तो हेटेरोइनुलर है, तो इसके लिए 214 होगा। और यहाँ पर 1 2 3 जो है बॉन्ड रेजिड्यू जो होगा इसका, तो उसके लिए 15। तो एंड एक्सोसाइक्लिक भी है यहाँ पे, ये वाला एक्सोसाइक्लिक का काम करेगा, तो ये 5, यानी 214 में 20 ऐड करेंगे 234 ही बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये होमो एनुलर है। ये ऑलरेडी 253 सिर्फ होमो एनुलर के लिए हो जाएगा, तो 237 से तो पहले ही अधिक है, यानी ये तो होगा ही नहीं। ये भी होमो एनुलर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही बचा, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ये कंजुगेट डाइइन है, तो इसके लिए 217 नैनोमीटर। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड रेजिड्यू होगा, तो +20 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड रेजिड्यू का +5 होता है, 4 हैं तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे 217 में 20 तो 237 नैनोमीटर। तो यही जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है 237 किसका होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ v इज़ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड सॉरी v नहीं है, न्यू है, न्यू इज़ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड न्यू 0 इज़ द फंडामेंटल फिगर, सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो वाइब्रेशन एनर्जी क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि v +1/2 माइनस नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना है, तो चूंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, वेव नंबर में है, तो ये सी इसमें आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हुक्स लॉ क्या होगा। तो जो हुक्स लॉ में जो फोर्स होता है वो माइनस डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यू है, तो ये बराबर -q, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, या फिर -kq, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का होता है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल, ये डबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी केवल सबसे अधिक दिखा रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, द एक्सप्रेशन फॉर बियर लैम्बर्ट लॉ। तो हम जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इक्वल्स टू एप्सिलॉन × c × l, तो केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, वेव नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज, हम जानते हैं वेव नंबर जो होता है वो इन्वर्स होता है लेमडा का, तो लेमडा को जो होता है सेंटीमीटर में होगा, तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल शोज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए जो मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि किसमें डाइपोल मूवमेंट है एंड किसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो HCl में भी डाइपोल मूवमेंट होगा क्योंकि ये इस पर प्लस आंशिक चार्ज, और क्लोरीन पे भी माइनस आंशिक निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, है ना। तो पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव, यानी डाइपोल क्रिएट हो रहा है। CO में भी सेम कंडीशन है, CH3Cl में भी, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सबका ये बोल रहा है 37 नंबर की द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 आर। तो जो CO2 होता है वो लीनियर होता है ना, एंड लीनियर के लिए जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3n-5। तो टोटल जो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 3 हो जाएगी, तो 3 × 3 - 5 यानी 9 - 5 = 4, यानी इसके लिए 4 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये बोल रहा है कि लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है बेसिकली हमको। तो ये जो है यहाँ पर हेटेरोनर के लिए 214 नैनोमीटर हो जाएगा, एंड एक एक्सोसाइक्लिक है तो उसके लिए 5 हो जाएगा, एंड बॉन्ड रेजिड्यू देखें तो 1 2 सॉरी यहाँ पे तो एक एक्सोसाइक्लिक इसके लिए भी हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो ये जो होगा वो 10 हो जाएगा क्योंकि 2 एक्सोसाइक्लिक है यहाँ पे, एंड 3 बॉन्ड रेजिड्यू है, तो 5 × 3 15, तो 15 10 25 25 एंड 14 39, यानी 239 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन इज द बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इन होमो एनुलर। तो होमो एनुलर के लिए 253, हेटेरो एनुलर के लिए ये जो होता है ये होता है हेटेरो एनुलर के लिए, एंड 217 जो होता है वो होता है कंजुगेट डाई-इन के लिए, कंजुगेट डाई-इन के लिए, है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर रीच। तो V की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी ये 0 पर है, यानी 0 पॉइंट एनर्जी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन एलिल ब्रोमाइड। हम जानते हैं कि एलिल ब्रोमाइड जो होता है वो तो क्लियर है कि वो नॉन लीनियर है ना। तो जब ये नॉन लीनियर है, इसके पहले जो CO2 का देखे थे वो लीनियर था, तो जब नॉन लीनियर है तो इसके लिए 3n-6 होता है। तो n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 2 8 9 9 आया, यानी 3 × 9 - 6 यानी कि 27 - 6 = 21। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यदि मेरी वॉइस स्लो लग रही हो तो टाइम देख सकते हैं, इस वजह से थोड़ा स्लो है। तो कीटोन्स एब्जॉर्ब इन IR एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज। तो इसमें SP बोल रहा है, इधर SP2 बोल रहा है। तो अगर हम CO2 में हम उसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, कीटोन का, मैं गलत बोल दिया था, कीटोन का अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है तो 1 2 3, यानी कि SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो SP हाइब्रिडाइज तो होता नहीं है कीटोन, है ना। एंड D में तो दिया है बोथ A एंड B। अब चूंकि जो A एलिमिनेट हो गया तो D भी एलिमिनेट हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया उसके साथ, यानी ऑप्शन नंबर C ही बचा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 43 जो है, द स्पेक्ट्रा रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वाइब्रेशनल। हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल
स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो इंफ्रारेड के लिए होगा। 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज एनएमआर इनएक्टिव। तो जो एनएमआर इनएक्टिव होता है, यदि जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है अगर दोनों इवन हो गए तो वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाता है। तो पहले में अगर देखें तो ऑड ऑड है ना, तो ये तो एक्टिव हो गया। दूसरे में देखें तो इवन ऑड है तो ये भी हो गया, एंड तीसरे में देखें तो इवन इवन है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, एंड इसमें भी ऑड इवन हो गया तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एचएनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये होता है म्यू एच नॉट आई। एंड क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है नंबर ऑफ पीएमआर सिग्नल, हमको पीएमआर सिग्नल देखने हैं। अब चूंकि ये CH3 और Br जो है वो डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए और इसके लिए अलग अलग सिग्नल मिलेंगे, और एक CH3 इधर है तो इसके लिए C यानी टोटल 3 सिग्नल हमको मिलेंगे। ये कह रहा है कि विनाइल क्लोराइड में कितने स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगे, मतलब सॉरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल होंगे। तो इसके लिए विनाइल क्लोराइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखना चाहूँ तो CH2 CHCl, तो इसके लिए भी सिस ट्रांस इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देगा, ये भी देगा, ये सी, यानी सब डिफरेंट सिग्नल देंगे तो टोटल 3 सिग्नल विनाइल क्लोराइड भी देगा। क्वेश्चन नंबर 48 है द सीरीज विच फॉल इन द अल्ट्रावायलेट। तो जो लाइमन होता है वो अल्ट्रावायलेट यूवी में होता है, जो बामर होता है ये विजिबल में होता है, एंड जो इसके अतिरिक्त पासन और फुंड बचे है ना और ब्रैकेट भी, वो सब IR में लाई करते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट में पूछा है तो लाइमन। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड इज शोन एट ग्रेटेस्ट वेव नंबर। तो कार्बन 111 कार्बन जो होता है यही सबसे ग्रेटेस्ट होगा इन सब में। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी माइंड में उसका रखना होगा आइडिया। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली नोन एज, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है ये मेम्ब्रेन सेपरेशन होता है, लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो होता है ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का देखें तो द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो शेप से रिलेटेड होता है, जो ओरिएंटेशन बताता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चूंकि ओरिएंटेशन मैंने ऊपर ही बता दिया कि ये क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं इसको। साइज जो होता है वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। क्वेश्चन नंबर 54 है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय, तो नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 55 है क्रोमेटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड। तो जिसका स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है उसको हम बोलते हैं अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 56 है विच फोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोजन, लंदन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ऑल ऑफ द अबव सभी फोर्स होते हैं। ये बोल रहा है विच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग, तो क्रोमेटोग्राफी को ही कलर राइटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्प्रेइंग रिएजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो निन हाइड्रोजन सोल्यूशन जो होता है इसको ही हम स्प्रे रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कौन सा टेक्निक है जिसको हम लोग ऑफन यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ पॉलीमर के लिए, है ना। तो इसमें जो हो जाएगा जेल पारगम्यता जो होता है इसको हम एनालिसिस ऑफ पॉलीमर के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का भी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है द गैस मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सुपर क्रिटिकल फाइन क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो इसके लिए CO2 गैस का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज क्वान्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ नोन इम्प्योरिटी, जो हमको पहले से नोन हो उसके लिए, तो HPLC इसके लिए बेस्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज द मैक्सिमम आरएफ वैल्यू। तो मैक्सिमम आरएफ वैल्यू जो होता है वो 1 का होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 3 सिग्नल इन वन एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो होगा ए बी 2 ही सिग्नल देगा एंड ये जो है ए बी सी ये 3 सिग्नल देगा बी वाला। चूँकि ये जो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो ये भी ए देगा ये भी ए देगा, इसमें टोटल एक ही सिग्नल होगा एंड ये ए बी इसमें 2 होगा, यानी 3 सिग्नल केवल बी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट। तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके साथ जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो हाई आती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन में यूज होता है। शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू ए लॉन्गर वेवलेंथ, जब भी लॉन्गर वेवलेंथ में तो रेड शिफ्ट, जब शॉर्टर वेवलेंथ तो ब्लू शिफ्ट, है ना, येलो शिफ्ट तो कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ CH3 CO CH3 द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। तो CH3 CO CH3 चूँकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो ए एंड ए यानी टोटल ओनली 1 एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डेल्टा जेबरा +-1 होगा। 69 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल। तो अभी हमने पीछे भी बात किया कि डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो O2 में तो डायपोल मोमेंट होगा नहीं, Cl2 में भी नहीं होगा, ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। सिलेक्शन रूल जो होता है IR एटॉमिक मॉलिक्यूल का वो उसमें सीधा सीधा कहता है कि जितने भी होमो एटॉमिक होते हैं वो तो शो नहीं करेंगे। अब जो CU है इसमें डायपोल मोमेंट है तो इस वजह से शो करेगा। मैक्लाफेरिटी रीअरेंजमेंट में जो क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड होता है इसलिए, तो ऑप्शन नंबर यही है। क्वेश्चन नंबर 71 है हु डिस्कवर द मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी, तो फ्रांसिस स्टेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल कैन बी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 × 2l+1 होता है, अंदर 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 4l+2 होगा। अगर पूछता कि सेल में तो 2n² हो जाता, क्योंकि सबसेल में पूछा है तो 4l+2 होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, इससे में तो कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर करेक्ट फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम में जो होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, तो 3s1 आया, क्या आया 3s1। तो n की वैल्यू तो क्लियर हो गई कि 3 ही होगी एंड चूंकि यस है तो यस के लिए जो मैंने पीछे टेबल बनाया था अभी, यस जो होता है यस के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो n = 3 l = 0 देखते हैं कहाँ पे, l = 1 तो p के लिए हो जाएगा, l = p के तो d के लिए हो जाएगा, ये भी p के लिए हो जाएगा। चूँकि हमारा यस आया है तो l = 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में केवल है, तो 74 का 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 को देखें तो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एरर, तो जो उसमें एरर आता है वो किस वजह से आता है, क्योंकि जो पार्टिकल होता है वो डुअल नेचर रखता है, वो लाइट फोटोन के जैसे होते हैं जो लाइट, तो डुअल नेचर वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ रखता है, तो इस वजह से इसमें अनसर्टेनिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 76 है इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स देन दी ब्रोगली, हम जानते हैं कि दी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लेमडा = h/p होता है। तो ये जो मान लेते हैं नेक्स्ट जो है वो लेमडा डैश, इसको मान लेते हैं। ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, हाँ, तो जो मोमेंटम है उसको हम 4 टाइम कर दिए, 4p कर दिए, तो यहाँ पे h/p जो है वो तो लेमडा की वैल्यू हुई है, यानी लेमडा को हम लिख सकते हैं 1/4 h/p लेमडा की वैल्यू है, यानी क्या हो गया ये लेमडा का 1/4 हो गया, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है वो डेल्टा लेमडा, उसका फार्मूला क्या होता है 2h/mc साइन स्क्वायर θ/2 या 2h/mc 1 - cos θ भी होता है। तो यानी ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर ये डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कैलकुलेट द दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट
ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट। ये टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/eV, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड एच की वैल्यू भी पता ही है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एंड ई जो है वो चार्ज है उसका, तो वो भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड वी की वैल्यू दे ही रखा है 400 वोल्ट। तो इन सभी की वैल्यूज़ को रख करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने सब कुछ वैल्यू पर सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो सही आंसर आता है वो है 0.6135 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए यही करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अकॉर्डिंग टू दी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो हमने अभी ऊपर भी लिखा था लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, पी को एम इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है? नहीं, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है, यहाँ से देखें तो ये तो इनकरेक्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल करेक्ट, स्क्वायर तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी विद वेवलेंथ ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉम। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, हमको मोमेंटम बताना है पार्टिकल का। लेमडा की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5 एंगस्ट्रॉम, यही तो है 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंड हमसे पूछा मोमेंटम क्या होगा, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो पी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा हो जाएगा। यानी पी की जो बेसिकली वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6.626 अपॉन लेमडा की वैल्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम है, तो 1.5 इंटू, इसको टोटल लिख देते हैं, 10⁻⁻34 होता है ना। एंड ये 1.5 इंटू 10⁻⁻10। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो मान लीजिए डेसिमल में हटा दूँ 6626 अपॉन 15 एंड ये चूंकि जो पावर दे रखा है 10 वाला ये सेम ही दे रखा है, तो मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ, चूंकि ये शुरुआत की जो है सब डिफरेंट है, तो मैं डिवाइड करके देख ले रहा हूँ कि कौन सा आएगा। तो ये 66 है, तो ये सीधे दिख रहा है कि 4 टाइम जाएगा। 4 टाइम से केवल ऑप्शन नंबर डी शुरू है, तो 4.4 वाला ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। टोटल कैलकुलेट नहीं करना है, उससे से आंसर पता चल जाएगा कि यही होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड में और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया है, तो स्पीड हम कहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मोमेंटम का फार्मूला लगाएं हम, p बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको ये मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम हम आसानी से निकाल सकते हैं, p इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, है ना। यहाँ से p इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होगा, तो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, लेमडा जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है, यानी 5000 इंटू 10⁻⁻10, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डेसिमल हटा करके इसको सॉल्व कर देते हैं पेज में, इसी में। तो ये हो गया 6626 अपॉन 5 एंड ये जो है 3 0 से 1 2 3 5000 था ना, 3 0 और इसकी वजह से 3 आया 6, इसमें जब करेंगे 10⁻⁻30, हाँ, तो इसका 10⁻⁻30 हो गया। एंड जब इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं डेसिमल तक कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 1325 इंटू 10⁻⁻30 हो जाएगा। तो जब मोमेंटम निकल गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हम रख सकते हैं
वेलोसिटी के लिए हमने क्या था, p इक्वल्स टू m इंटू वी था, तो इसकी वैल्यू जो आई थी 1325 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है मास। तो जब इसको यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ, 1325 अपान 91 इंटू, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 10⁻32 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 91 इंटू 1 91 है ना, तो फिर 41 यानी 415 हो जाएगा। ये 415 अब कितनी बार जा सकता है, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो 91 इंटू 4 यानी 364। अब इसको माइनस करेंगे तो 415 में से 364 51 यानी 510 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, यानी 145 इसका आंसर हो रहा है। अब मैं सिर्फ पावर देख ले रहा हूँ कितना होगा, तो इसके बाद तो ये डेसिमल हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻2 था। इसके आगे जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि अगर हम इसको 1.45 लिखेंगे तो 10⁻3 का पावर आएगा इसमें, है ना, क्योंकि ये 14.5 टाइम गया है। तो हाँ, तो ये जो इसका आंसर आया फाइनली वो आया 1.457 इंटू 10⁻3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, यहीं पे सॉल्व करना पड़ा, इस वजह से टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन 0 है तो मोमेंटम इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब चूँकि जो है पोजीशन में ये 0 है, तो 0 को जब इधर करेंगे तो h अपॉन 0, अब जानते हैं किसी में भी जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट ही आता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, द पार्टिकल दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड ओबे बोथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसको बोलते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो 84 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो इट इज़ रिलेटेड टू इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सही है। स्पिन इज द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ऐसा फिजिकली नहीं होता है। ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर, हम जानते हैं कि एस की वैल्यू जो होती है वह या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ ही हो सकती है, 1 तो हो ही नहीं सकती, यानी ये तो करेक्ट है। एंड प्लस हाफ जो है, ये ऑप्शन नंबर डी को देखें तो प्लस हाफ जो होता है वो अप स्पिन को ही बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इनकरेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 85 है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा है, बस थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, नॉर्मली जो जनरल फॉर्म में सब देखते हैं वो नहीं है। तो इसमें जो होगा del2 साइन अपॉन del x स्क्वायर होता है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। एंड जो होता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि एच कट जो होता है एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई, तो इसको जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जब रखेंगे तो 8 पाई स्क्वायर एम बन जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से हम लोग बताते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर जो पीछे लिखा था, तो यहाँ से मैच कर लेते हैं ना। तो O2 प्लस में जो है 15 है, तो 15 के लिए 2.5 हो जाएगा। NO प्लस में जो है NO प्लस में 7 7 14 है, यानी 3 हो जाएगा, यानी तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। N2 में 14 है उसके लिए 3 हो गया, O2 में 16 है उसके लिए 2 हो गया, ये भी अलग अलग हो गया। O2 पे पावर -2 यानी 18 है, 18 के लिए 1 है, B2 यानी 10 यानी 1 1, ये मैच हो गया, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो अगर, तो सबसे बेस्ट तरीका वही है।
एंड क्वेश्चन नंबर 88 है सैंपल होल्डर फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेड अप ऑफ। तो जो इसके लिए बनाता है, ऐसे भी जो सैंपल होल्डर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसके लिए NaCl जो होता है वो यूज किया जाता है, उसका बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेवलेंथ सिलेक्टर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होता है दोनों का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो होता है वो वही शो करेगा, माइक्रोवेव यानी रोटेशनल, जिसमें डायपोल मूवमेंट होगा। तो Cl2S2 तो कैंसिल हो जाएंगे। CO2 में जो होता है वो सिमेट्री होती है, कार्बन डबल बॉन्ड इधर, तो इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों तरफ होगा, तो नेट डायपोल 0 हो जाएगा। इसकी वजह से ये भी डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी नहीं, यानी H2O जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है द वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके लिए जो एनर्जी होती है वो होती है 2J इंटू J+1। तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0, 1 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 1 1 2 भी होगा, पहला तो 2 भी आएगा, 1 भी 4 भी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एंड देखते हैं जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 1 3, 2 6 6 भी होगा, यानी 4 भी नहीं होगा, 2 भी 6 भी। इसके बाद जब 3 रखेंगे तो 3 + 1 इंटू 3 यानी 4 3 12, तो 91 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। 92 जो है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर कास्ड बाई। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों से होता है, तो यहाँ पर जो सटीक आंसर बनेगा वो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है द रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व्स। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बहुत ही स्मॉल एनर्जी चेंज होता है, ऑप्शन नंबर बी। 94 जो है ए मॉलिक्यूल कैन बी एक्साइटेड टू ओनली द नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल बाई। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, फिर जब एमिट करता है तो फिर से लोअर एनर्जी में चला आता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से ही नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है बेसिक सा क्वेश्चन है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हम जानते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है 2s+1 होता है, ऑप्शन नंबर बी में है वो। क्वेश्चन नंबर 96 है द स्पेक्ट्रा कॉज्ड इन द इंफ्रारेड रीजन बाय द ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल लेवल। वाइब्रेशनल लेवल में चेंज हो रहा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ। तो स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स का। क्वेश्चन नंबर 98 है द इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा वहाँ पे रमन स्कैटरिंग नहीं दिखेगा, रमन इफेक्ट नहीं शो होगा, तो क्या होगा वहाँ पे रेले स्कैटरिंग होगा, तो 98 का भी। 99 है द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ स्टोक्स लाइन। तो स्टोक्स लाइन कब कहेंगे? हम जानते हैं कि जो रमन फ्रीक्वेंसी होती है डेल न्यू इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंसिडेंस माइनस न्यू ऑफ स्कैटरिंग। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो स्टोक के लिए होता है, जब निगेटिव होता है तो एंटी स्टोक के लिए होता है। तो स्टोक होना चाहिए यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, नो डाउट। लास्ट एंड सबसे इजी क्वेश्चन, लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू बेसिकली पूछा है, तो ये सब कहाँ से आ गए? इसकी वैल्यू तो सिर्फ इतनी होती है 100 का ही। तो इसी के साथ हमने 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने डायरेक्ट थोप दिया हो, सबका रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया है। तो जिन लोगों ने पहले थोड़ा भी पढ़ा होगा उनके लिए 100% समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।